जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम महाजनपद काल को देखेंगे। महाजनपद काल को समझाने के लिए मैं इसे महाभारत और रामायण की कहानियों से थोड़ा लिंक करता चलूँगा, जिससे वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो और आप इससे रिलेट कर पाएँ और लंबे समय तक आप इसे फिर नहीं भूलेंगे, क्योंकि महाभारत और रामायण हम बचपन से टीवी पे देखते आते हैं, इनके बारे में कहानियाँ सुनते रहते हैं, तो इससे हम अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। महाजनपद काल के बारे में जानकारी हमें विभिन्न धर्म ग्रंथों से मिलती है, जैसे कि वेद, पुराण, रामायण, महाभारत इत्यादि। बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की संख्या 16 बताई गई है। इसके अलावा भगवती सूत्र जो जैन धर्म ग्रंथ हैं और वेद, पुराण, इन सभी में महाजनपद काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए एक बार हम मैप पे समझ लेते हैं कि महाजनपद काल में कौन सा महाजनपद भारत के किस क्षेत्र में पड़ता था। अगर भारत का मैप हम देखें तो आज के समय जो भारत का मैप है उसमें दो महाजनपद जो थे वो भारत से बाहर पड़ते थे। एक था कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक या राजापुर थी, और दूसरा था गांधार। अब गांधार को आप महाभारत की कहानी, महारानी जो गांधारी थी, जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी और दुर्योधन की माता थी, वो गांधार से ही थी। हमारे शकुनी मामा जो थे वो भी गांधार के ही राजा थे। तो इस तरह आप रिलेट कर सकते हैं। और गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था, क्योंकि ये शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। बौद्ध महाविहार थे यहाँ पे, और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य, उन्होंने भी यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी, यहीं पे वो अध्यापक थे। इसके अलावा हम अगर भारत में अभी देखें, दो तो जो महाजनपद थे वो भारत से बाहर थे। इसके अलावा जो 14 महाजनपद थे वो भारत में पड़ते हैं। एक जो उत्तर की तरफ है वो कुरु महाजनपद है। कुरु महाजनपद महाभारत के जो सबसे बड़े भीष्म पितामह, दुर्योधन, ये सारे कुरु महाजनपद में ही थे। इसकी दो राजधानी थी, एक था हस्तिनापुर और एक था इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर के जो राजा थे वो धृतराष्ट्र थे और उनके पुत्र दुर्योधन, उन्हें युवराज घोषित किया गया था। और वहीं अगर आप इंद्रप्रस्थ को देखें तो इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर को बनाया गया था, जो पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। इसके अलावा अगर दूसरा महाजनपद हम देखें तो एक था पांचाल। पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र और एक और राजधानी इसकी काम्पिल्य थी। पांचाल के जो नरेश थे वो ध्रुपद थे, जिनकी पुत्री द्रौपदी थी। द्रौपदी को पांचाली भी कहते हैं, जिससे कि आप इसे याद कर सकते हैं। इसके अलावा एक था कौशल। कौशल की राजधानी थी अयोध्या और श्रीवास थे। अब अयोध्या नरेश दशरथ थे, जिनके पुत्र श्री राम, जिनको हम सभी मानते हैं, सभी जानते हैं। तो इस तरह से रामायण से ये कनेक्टेड है और आप इसे कभी भूलेंगे नहीं। जैसे कि कौशल है, आप सभी जानते हैं कि श्री राम की माता का नाम कौशल्या था, तो कौशल, और अयोध्या के राजा थे श्री राम, तो इसकी राजधानी अयोध्या थी। इसके अलावा एक था काशी। काशी भी उत्तर में ही पड़ता था और अभी भी काशी सभी जानते हैं, और इसकी राजधानी भी थी बनारस, जो कि वाराणसी अब कहते हैं उसे। इसके अलावा जो उत्तर पूर्व में बिहार के अंदर 3 महाजनपद आते थे। एक था विदेह और एक था आपका अंग और एक था मगध। विदेह जो था, विदेह के राजा जनक थे, जिनकी पुत्री माता सीता थी, वो विदेह था। और विदेह को बज्जी संघ भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक गणराज्य था और जिसमें कि लिच्छवी, और इसकी राजधानी थी वैशाली। तो ये विदेह था। उसके अलावा बिहार में जो एक और था वो था अंग, जो कि सूर्यपुत्र कर्ण की ये राजधानी थी अंग, और अंग की राजधानी थी चंपा। तो यहाँ के राजा सूर्यपुत्र कर्ण थे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा महाजनपद था वो था मगध, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अब इस लेक्चर में हम ये भी समझेंगे कि इन सभी महाजनपदों से आगे उभरकर मगध महाजनपद सबसे बड़ा महाजनपद कैसे बन पाया। अभी हम फिलहाल और महाजनपदों को देखते हैं। इसके अलावा हम अगर पश्चिम में आए तो पश्चिम में था मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर, और जब पांडव वनवास में थे और 1 वर्ष का अज्ञातवास कर रहे थे तो उन्होंने 1 वर्ष का अज्ञातवास यहीं विराटनगर में किया था। इसके अलावा एक जो मध्य प्रांत में आप देख चले तो सूरसेन था। सूरसेन महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी मथुरा, और मथुरा नरेश श्री कृष्ण से तो आप लोग भली भांति परिचित ही होंगे। इसके अलावा
एक था अवंती, और अवंती की दो राजधानियां थी। जो उत्तर में राजधानी थी उसे उज्जैनी कहते हैं, और उज्जैनी नरेश विक्रमादित्य के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो उज्जैनी की जो उत्तर प्रांत में राजधानी थी वो थी अवंती की उत्तर प्रांत में जो राजधानी थी वो थी उज्जैनी, और दक्षिण प्रांत में जो राजधानी थी वो माहिष्मती थी। माहिष्मती से रिलेटेड एक मूवी बना है बाहुबली, आप सब लोगों ने देखा होगा। तो वही माहिष्मती अवंती का दक्षिण प्रांत में राजधानी था। और अगर हम सबसे दक्षिण में बात करें तो सबसे एग्जाम में प्रश्न भी पूछता है कि सबसे दक्षिण में कौन सा महाजनपद था। तो सबसे दक्षिण में जो महाजनपद था उसका नाम था अश्मक, और इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान या फिर पोटन। इसके अलावा मध्य प्रांत में हम देखें तो छेदी महाजनपद था। छेदी के नरेश शिशुपाल, आपने देखा था कि युधिष्ठिर के सभा में छेदी के नरेश शिशुपाल का वध किया था श्री कृष्ण भगवान ने अपने चक्र से, सुदर्शन चक्र से उनका गला काट दिया था। तो ये वही छेदी के युवराज थे। उसके अलावा एक जो महाजनपद था वो था मल्ल महाजनपद, और मल्ल महाजनपद के जो राजा थे वो थे जरासंध। महाभारत से ही रिलेटेड एक स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ कि एक बार भीम जब आए थे मल्ल, तो वहाँ पे युद्ध हुआ था आपका जरासंध से, और इस युद्ध में जरासंध के दोनों जांघों को उन्होंने बीच से चीर के अलग कर दिया था। तो ये मल्ल महाजनपद। और आपको मैंने काशी की राजधानी बता दिया, वाराणसी है। एक बार हम अच्छे से सारी महाजनपदों की राजधानियों को देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे परीक्षाओं में प्रश्न पूछते हैं कि इस महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो एक बार हम लोग इसे देख लेते हैं। कंबोज जो था, कंबोज और गांधार जो भारत से अभी बाहर पड़ता है, इसकी हम राजधानी देख लेते हैं। कंबोज की राजधानी थी हाटक या राजापुर। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। कुरु की राजधानी दो थी, इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। पांचाल की भी दो राजधानियां थी, अहिछत्र और एक थी कामपिल्य। उसके बाद कौशल की राजधानी थी अयोध्या और श्रावस्ती। इसके बाद काशी हम देखते हैं। काशी की राजधानी थी वाराणसी, और मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। इसके बाद छेदी की राजधानी थी शाक्तमती, याद कर लेंगे आप। और वत्स महाजनपद एक था, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। इसके बाद अवंती की दो राजधानी, जैसा कि मैंने पहले बताया था, उज्जैनी और माहिष्मती थी। उसके बाद विदेह, जिसे वज्जी संघ भी बोलते हैं, ये दुनिया का सबसे पहला गणराज्य था। तो इसकी राजधानी थी वैशाली। और मल्ल महाजनपद की दो राजधानी थी कुशीनारा ये वही जगह है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। और पावा के बारे में आप जानते हैं कि यहाँ महावीर जी का जन्म हुआ था। तो ये इनकी दो राजधानियाँ थी मल्ल महाजनपद की। उसके बाद मगध महाजनपद की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र। प्रारंभ में इसकी राजधानी राजगृह, जिसे गृहब्रज भी बोलते हैं, वो थी। बाद में उदयन ने इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनाया, जो आज के समय में पटना में पड़ता है। इसके अलावा अंग महाजनपद, इसकी राजधानी चंपा थी। और सूरसेन, जिसकी राजधानी मैंने बताया आपको मथुरा थी। और जो सबसे दक्षिण में महाजनपद था वो था अश्मक, और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान या फिर पोतन थी। अब हम लोग देखेंगे कि इन सभी महाजनपदों में मगध महाजनपद सबसे ज़्यादा उभरकर सामने क्यों आया। कि इतने सारे 16 जो महाजनपद थे उनमें से मगध का ही विकास सबसे ज़्यादा क्यों हुआ, वही उभरकर सबसे ज़्यादा सबसे विस्तृत क्यों हो पाया। तो इसके पीछे कुछ कारण है, चलिए हम उसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला कारण जो है वो है यूज़ ऑफ आयरन। जो मगध का जो राजधानी थी राजगृह या फिर पाटलिपुत्र, इसके समीप में छोटा नागपुर का पठार था, कैमूर की पहाड़ियाँ थी, जहाँ पे आयरन ओर का खदान था। अब इस आयरन ओर के खदान के इस्तेमाल से बहुत सारा काम आसान हो गया, जैसे कि इन लौह अयस्कों के उपयोग से औजार बनाए जा सकते थे, जिससे कि खेती के लिए बड़े बड़े जंगलों को काट के साफ किया गया, वहाँ खेती योग्य भूमि बनाई गई और लोगों को बसाया गया। इसके अलावा इन लौह अयस्कों का इस्तेमाल करके विपन्स बनाए गए। अब कोई भी युद्ध कैसे जीता जा सकता है, अगर हथियार ना हो तो युद्ध जीता नहीं जा सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि दो जो बड़े महाजनपद उभर के आए, एक था अवंती और एक था आपका मगध। इन दोनों के ही पास समीप में लौह अयस्क की खदानें थी, जिसका इस्तेमाल करके इन्होंने बड़े बड़े हथियार बनाए और उन हथियारों का प्रयोग किया इन्होंने युद्ध में।
अब इन हथियारों के प्रयोग से ही आप देखेंगे कि औजार का जो इस्तेमाल खेती में किया गया, तो खेती के लिए बहुत बड़े बड़े लैंड साफ किए गए और सरप्लस एग्रीकल्चर किया गया। अगर खेती छोटे पैमाने पे होते हैं तो ज़्यादातर लोग खेती में ही शामिल होते हैं, ज़्यादातर लोग खेती में लगे रहते हैं, जिससे और अन्य कोई कार्य नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर सरप्लस एग्रीकल्चर होगा, अगर बड़ा बड़ा क्षेत्र में एग्रीकल्चर किया जाएगा तो कुछ ही लोग ज़्यादा उपज कर सकते हैं, जिससे कि बाकी के लोग अन्य कार्य में लगे रह सकते हैं। तो इसलिए मगध में जो लौह अयस्क का इस्तेमाल करके खेती का विस्तार किया गया, तो कुछ ही लोगों ने सरप्लस उगाया और बाकी के लोग अन्य कार्य करने लगे, जैसे कि सेना में भर्ती होना या फिर नगरों का निर्माण हुआ। नगर में क्या होता है, जैसे कि अगर कोई भी नगर में खेती तो नहीं करता है, अन्य कार्य करता है, तो उन्हें खाने के लिए भोजन तो चाहिए। अगर सरप्लस ना होगे तो उन्हें भी खेती ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ लोग सरप्लस उगाते हैं, ज़्यादा अनाज की उपज करते हैं, तो बाकी लोग अन्य कार्य करके और उस अनाज का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे खरीद के खा सकते हैं। तो इस तरह मगध का उत्सर्ग हुआ। इसके अलावा हम देखेंगे कि प्रोटेक्टेड कैपिटल, जो 2 राजधानियाँ थी मगध की, एक थी आपकी राजगीर, जिसे गिरिब्रज भी बोलते हैं, और दूसरा था पाटलिपुत्र। ये दोनों ही काफ़ी प्रोटेक्टेड था। जो राजगीर था ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जो कि एक बिल्कुल ही ऐसा क्षेत्र था जिसे कोई भी सेना आसानी से क्रॉस नहीं कर सकती थी, आसानी से इसे भेद नहीं सकती थी। तो ये काफ़ी प्रोटेक्टेड था। इसके अलावा पाटलिपुत्र जो था इसे जल दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे नदियों के जाल के बीच में था। यहाँ से गंगा नदी प्रवाहित होती थी, पुनपुन नदी बहती थी, इसके अलावा और भी नदियाँ यहाँ से बहती थी, जिससे कि इसे भेद पाना इतना आसान नहीं था। और इसके अलावा जल दुर्ग बनने के अलावा इन नदियों का इस्तेमाल वाहन के रूप में भी किया जाता सकता था। इसके लिए यातायात का साधन के लिए नदियों के द्वारा लोग इस्तेमाल कर सकते थे। इसके अलावा मगध का उत्सर्ग होने का एक और कारण था बहुत ही लार्ज आर्मी। मगध में सेना का बहुत बड़ा विस्तार था, बहुत बड़ी मात्रा में सेना थी, और सेना रख पाना भी आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चरल सरप्लस से ही रिलेटेड था, क्योंकि ज़्यादा उपज होता था तो सेना का रख रखाव करना आसान हो गया था। इसके अलावा जो एक और रीजन था वो था पावरफुल किंग। किंग जो थे वो मगध में बहुत शक्तिशाली राजा भी हुए, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, अशोक हो गए, बिंबिसार, या फिर हर्यक वंश के जो उदयीन, ये सारे राजा बहुत ही पराक्रमी थे और इन्होंने मगध के उत्सर्ग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक और कारण इसके मगध के उत्सर्ग का जो यहाँ छूट गया है, मैंने लिखना भूल गया हूँ, वो था टैक्स। अब किसी भी देश के विकास में टैक्स का अहम भूमिका होता है। अब आज के टाइम में भी अगर आप देख लें तो कोई भी विकसित देश है वहाँ टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उसी से उसका डेवलपमेंट हो पाता है। भारत ही लीजिए, यहाँ जितना ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होगा उतना ही ज़्यादा इसका डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन और टैक्स लोग कब दे पाएंगे, जब लोगों के पास खाने से अधिक बचेगा, तभी लोग टैक्स दे पाएंगे। जैसे कि अभी आप भारत में ही देख सकते हैं, जो 5 लाख से कम की आमदनी जिसकी है वो टैक्स नहीं देते हैं। तो जितना ज़्यादा लोग होंगे जो 5 लाख से अधिक कमाएंगे, उतना ज़्यादा लोग टैक्स देंगे, उतना ज़्यादा देश का तरक्की होगा। उसी तरह उस समय भी जो लोग ज़्यादा सरप्लस उगाने लगे तो टैक्स ज़्यादा मिलने लगा, और किसी देश का विकास टैक्स पे निर्भर होता है। इसलिए मगध में टैक्स बहुत ज़्यादा जो कर था वो मिलने लगा, तो मगध का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। ये मेंस का क्वेश्चन था, बीपीएससी वगैरह या अन्य एग्जाम में इस मेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन इस तरह का पूछता है कि आखिर मगध का ही उत्सर्ग क्यों हुआ इतना ज़्यादा। अपने अगली वीडियो में हम देखेंगे कि मगध का जो राइज ऑफ मगध हुआ, इसमें बहुत सारे वंश थे जिन्होंने अहम भूमिका निभाई। जैसे सबसे स्टार्टिंग में हम हर्यक वंश से देखेंगे, और उसके बाद आपका शिशुनाग वंश था, और उसके बाद नंद वंश, मौर्य वंश। इन सभी वंश को हम अच्छे तरह से अपने अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवीजन के लिए 2-3 बार आप अगर वीडियो को देखेंगे तो आप अच्छे तरह से इसे अपने दिमाग में कहानी के जो मैंने बताया है उससे जोड़ के आप याद कर सकते हैं। वीडियो को आप शेयर कीजिए जिससे बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं उसका जवाब अपने अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा।